हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज वो टाइम आ ही गया है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, और वो है आपका सिलेबस कम होना। ठीक है, आज राजस्थान बोर्ड ने ऑफिशियली अपनी साइट पर आपका सिलेबस को डाल दिया है, जो उन्होंने 40% कम किया है। मैं आपको जो कह रहा था पहले ही कि 30 से 40% आपका सिलेबस है वो कम हो जाएगा इस बार, तो वो कम कर दिया उन्होंने। लेकिन जो मैंने आपको एक बात और बोली थी उस पर अगर आपने गौर किया है तो आप अच्छे रहोगे, क्योंकि सिलेबस में से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो आपके आगे कंपटीशन में काम आएंगे, वो उन्होंने हटा दिए हैं। ठीक है, वो उनको हटाने पड़े, मजबूरी थी, लेकिन आपको इसको ऐसे नहीं भी आप वही टॉपिक करो ओनली। मैंने पहले एक वीडियो बना के उसमें आपको सारा बता चुका हूँ कि जो बच्चे आगे आईआईटी और साथ में नीट और साथ में जो बीएससी नॉन मेडिकल से करने जा रहे हैं उनको तो छोड़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक स्टूडेंट्स छोड़ सकते हैं इन टॉपिक्स को, और वो स्टूडेंट्स हैं कि जो बीएससी बायो से करेंगे आगे जाके, क्योंकि बायो वालों को आगे ऑप्शन होता है कि वो आगे केमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी, ये 3 सब्जेक्ट आगे रख सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स को वो छोड़ सकते हैं। तो जिसने फिजिक्स को छोड़ना है, जिस बच्चे ने, वो बच्चा ये वाला यानी कि सिलेबस को मत करे, चाहे उसको कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर नॉलेज आपको लेनी है, अगर नॉलेज में बढ़ोतरी करनी है तो वो ले सकता है, लेकिन नीट, आईआईटी और तीसरे जो बीएससी नॉन मेडिकल से करेंगे सभी बच्चों के लिए ये वाला सिलेबस अगर जिसने भी छोड़ दिया उसके लिए क्या है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। ठीक है ना। अब अभी किया है, ये आगे कंपटीशन में तो कम नहीं होगा। जब आप आज से 3-4 साल बाद कंपटीशन में बैठोगे, अगर मान लो गवर्नमेंट जॉब के लिए बैठ रहे हो, जो फिजिक्स में आगे गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप मान लो सेकंड ग्रेड या जिसने बीएससी किसी में भी कर रखी है, अगर मान लो बीएससी बायो वाले भी ज़्यादातर क्या है कि आगे बीएड करके और एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उनके भी फिजिक्स आती है आगे, सेकंड ग्रेड वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं ना, तो फिजिक्स वहाँ पे पीछा नहीं छोड़ेगी आपका, आपको 11वीं 12वीं की फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। तो आप अगर यहाँ स्किप कर दोगे ना बच्चों, तो आपके फ्यूचर के लिए ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, और बाकी जो रिड्यूस्ड सिलेबस है वो आपको बता देता हूँ मैं, लेकिन मैं कंप्लीट सिलेबस ही आपको करवाऊँगा। ठीक है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है। और एक क्वेश्चन जो बच्चे अब मेरे से पूछ रहे थे कि सर एग्ज़ाम कब होंगे हमारे, ठीक है, तो एग्ज़ाम बच्चों आपको बता देता हूँ कि इस बार अप्रैल मई में होने की संभावना है कि आपके एग्ज़ाम 1 या 2 महीना लेट हो सकते हैं इस बार। ठीक है, तो एग्ज़ाम आपके अप्रैल या मई में होने के चांस हैं बोर्ड वाली क्लासेस के। ठीक है, तो आप क्या है उस तरीके से अपनी तैयारी जारी रखो, और जो सिलेबस मैं आपको करवा रहा हूँ उसको कंप्लीटली देखते चलो। एक चीज़ और, जो दुर्गाष्टमी आ रही है और आगे दशहरा, उसकी मैं आपको एडवांस में ही बधाइयाँ दे देता हूँ। दुर्गाष्टमी शायद आज ही है, ठीक है, तो उसकी आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपके लिए ये वाले त्यौहार हैं वो बहुत ही खुशियाँ लेकर आएँ। और कल दशहरा है तो दशहरे पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ कुछ यानी कि बातें, अच्छी बातें शेयर करनी थी जो आपके आगे काम आएंगी। तो सभी बच्चे कल बेसब्री से इंतज़ार करना कि सर की वीडियो आएगी कल, उसमें अपने काफ़ी बातें करेंगे। ठीक है, और बहुत ही जल्द अगर मैं जब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गई उसके बाद अपने एक लाइव सेशन भी रखेंगे। ठीक है ना, लाइव सेशन बहुत दिन हो गए आपसे बातें की हुई, तो उसके बाद अपने लाइव सेशन रखेंगे एक। तो अब देखो नेक्स्ट इसी वीडियो में मैं आपको जो टॉपिक आपके कम हुए हैं सिलेबस में वो वाले टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, वो वाले टॉपिक आपको बता देता हूं एक बार इंफॉर्मेशन के लिए। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो आपका पेपर है वो 100 मार्क्स का ही होगा, उतना ही सब कुछ, सारे मार्क्स वगैरह उतने ही हैं, उतने नंबर की सारी यूनिट हैं वो। अब आप देख लो, अब आपको मैं यहाँ पे सिलेबस खोल के और उसमें आपको सारी चीज़ें मैं डिटेल से बता देता हूँ भी क्या क्या चीज़ आपके कौन कौन से टॉपिक कम हुए हैं। ठीक है, लेकिन कम हुए टॉपिक से आपको खुशी नहीं मनानी, क्योंकि आपको ओनली 12वीं में नहीं रहना, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और आगे बहुत ही देखो, पिछली अगर मैं खुद का एग्जांपल बताता हूँ एक आपको, कि जो पिछली रीट की भर्ती थी ना, रीट 2018 आई थी, ठीक है, उसमें जो मेरा सिलेक्शन है वो 0.09 नंबर से रह गया, जो कि 1 नंबर का 10वां हिस्सा, 1 नंबर का 100वां हिस्सा है आगे। ठीक है ना, पॉइंट कितना हो गया इसमें 0.09। ठीक है ना, इतना यानी कि डिफरेंस। तो आपको अगर मान लो अगर आप 40% चीज़ अब छोड़ रहे हो 12वीं क्लास में, तो उसका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा।
अपने किसी भी काम को आधा अधूरा नहीं छोड़ते। हाँ, अब गवर्नमेंट को अपनी तरफ से घटाना पड़ गया क्योंकि मजबूरी थी अब ये, लेकिन आपको इस काम को अधूरा नहीं छोड़ना। अधूरा काम छोड़ना अशुभ होता है, आपको ये चीज़ बता दूं मैं, ठीक है। अगर आप मान लो कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोई नट कस रहे हो तो उसको 60% कस दो, 40% मत कसो, तो वो खुल जाएगा, मजबूत पकड़ थोड़ा होगी उसकी। तो बिल्कुल ही उसी तरीके से आपकी चीज़ है कि आपकी मजबूत पकड़ अपनी स्टडी पर होनी चाहिए, और वो तब होगी जब आप 100% करते हो सब कुछ चीज़ें। तो उसके लिए नवदीप सर आपके साथ हैं, सिलेबस अपने कंप्लीट करेंगे। हाँ, अब नेक्स्ट अभी इसी वीडियो में मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियो में सिलेबस दिखा भी देता हूँ और सिलेबस बता भी देता हूँ। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका सिलेबस है जो परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से। तो आपके देखो इसमें सबसे पहले कि यूनिट दी हुई है, ठीक है। यूनिट में ये फर्स्ट यूनिट है और ये यहाँ पे चैप्टर नंबर दिए हुए हैं और चैप्टर का नाम लिखा हुआ आगे। तो देखो पहला चैप्टर इसमें नहीं है, पहले चैप्टर में से कोई टॉपिक नहीं हटाया हुआ है। और आपको इंग्लिश मीडियम का भी यहाँ पे बता देता हूँ, ये इंग्लिश मीडियम का है सिलेबस, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों का दिए हुए हैं और ये सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल भी दूंगा, वैसे ग्रुप में आया भी हुआ है वहाँ पे। तो दोनों ही मीडियम के लिए मैं बता रहा हूँ। पहले देखो चैप्टर नंबर 2, तो इसमें आपका क्या क्या टॉपिक कम हुए हैं कि एक समानावेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ये आपको नहीं करना। और इंग्लिश मीडियम में इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल के कारण आपको क्या करना है कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वो वाला, ठीक है। तो होलोस्फीयर या स्फेरिकल शेल वाला ये टॉपिक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर 3 से स्थिर विद्युत विभव और विभवांतर। अब देखो चैप्टर का नाम है विद्युत और विभव और विभवांतर, यानी कि जो आपका इंग्लिश मीडियम वाले देख लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहला जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब आप मुझे एक चीज ये बता दो बच्चों कि जो चैप्टर 3 है विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसका नाम है, उस चैप्टर को बिना स्थिर विद्युत विभव और विभवांतर पढ़े आप कर सकते हो क्या? ये मुझे एक चीज बता दो, भी कर सकते हो? नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि ये चैप्टर स्टार्ट ही यहां से होता है, ये इसकी नींव है। तो ये टॉपिक अगर आप नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा भी विभव और विभवांतर, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज होती है, तो आप फिर चैप्टर करोगे कैसे? तो तभी मैं आपको कह रहा हूं कि जो हटाया गया भाग है, हटाया गया पार्ट है, उसमें भी बहुत सारे टॉपिक आपके क्या हैं, काम के हैं, ठीक है। फिर एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव, वही ऊपर जो स्फेरिकल शेल है, यानी वही इसमें टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल, कि इसके कारण आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, स्फेरिकल यानी होलोस्फीयर के कारण। फिर चैप्टर नंबर 4 में जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब भिन्न मोटाई के भिन्न भिन्न परावैद्युत पदार्थ भरे हुए हों, यानी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस, यानी डिफरेंट थिकनेस के आपको क्या करने हो, वो आपको टॉपिक मैंने करवाया हुआ है। तो देखो आपको ये वाला टॉपिक का छोटा पार्ट तो आपने किया ही हुआ है कि जब आपने दो या आप क्या कहते हो भी एक ही आपने क्या कर रखी हो, पट्टी रख रखी हो उसके बीच में या स्लैब रख रखी हो, ठीक है। तो ये टॉपिक भी ऑलरेडी आपने कर चुके हो। फिर देखो जो चैप्टर नंबर 5 आता है, इसमें देखो पहले हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट की विद्युत धारा, चैप्टर का नाम देखो विद्युत धारा दिया हुआ है और चैप्टर में जो पहला टॉपिक है, जो हटाया हुआ टॉपिक है यहाँ पे, वो भी क्या है, विद्युत धारा, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि सिलेबस आप विद्युत धारा के बिना कर सकते हो? ये वाला चैप्टर कभी भी नहीं कर सकते। ओम का नियम, ओम का नियम हटा दिया बिल्कुल। तो अब अगर ओम्स लॉ अगर आप यहीं डिटेल से 12th क्लास में ओम्स लॉ डिटेल से नहीं पढ़ोगे तो आगे कैसे कर पाओगे? ओम्स लॉ तो बहुत जगह यूज होता है, मैं कहता हूं हर जगह यूज होता है, बेसिक है बिल्कुल वो फिजिक्स का। तो ओम्स लॉ हटा दिया, प्रतिरोध हटा दिया, प्रतिरोधकता और प्रतिरोधकों पर ताप का प्रभाव, कार्बन प्रतिरोध वर्णकोड, प्रतिरोधों का समांतर और श्रेणी क्रम और विद्युत शक्ति। मतलब कि चैप्टर 5 में कोई 1-2 टॉपिकों को छोड़ के बाकी सभी टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं। तो ये वाला चैप्टर है ना जो प्रतिरोधों का, जैसे मान लो श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, इस टॉपिक के बिना आपका 16वां चैप्टर नहीं होगा। 16वें चैप्टर में ये काम आता है। कार्बन प्रतिरोध और वर्णकोड जो ये वाला है, इसका प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है, तो आपको प्रैक्टिकल में ये पढ़ना पड़ेगा। तो तभी मैं कहता हूं कि कभी भी खुशी मत बनाओ कि हमारा सिलेबस कम हो गया है, क्योंकि आपको उससे लॉस ही होगा, ठीक है ना।
क्या होगा, उससे लॉस ही होगा। तो अब देखो यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 में इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इलेक्ट्रिक करंट हटा दिया, ओम्स लॉ हटा दिया, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कार्बन रेजिस्टेंस, कलर कोड, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज, पैरेलल, इलेक्ट्रिक पावर। तो जब आप इतनी चीजें नहीं पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे क्या इसमें? जब इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड आपकी 12th क्लास की फिजिक्स है तो आपको ये टॉपिक बच्चों करने पड़ेंगे। जो बच्चे इसको छोड़ेंगे बहुत ही ज़्यादा लॉस में जाएंगे। ये बेसिक टॉपिक है, 10th क्लास में आपने इसकी ओनली डेफिनेशंस पढ़ी है, डिटेल में तो आप पढ़ना था इनको। तो ये टॉपिक आपके ऐसे नहीं भी किसी के काम, हर एक जगह काम आएंगे, हर एक जगह आगे कंपटीशन में बैठोगे ना, कंपटीशन में बहुत काम आते हैं ये वाले टॉपिक। तो बिल्कुल नहीं छोड़ना इन टॉपिक को, मेरी सलाह है आपको। फिर चैप्टर 6 है, इसमें एक प्रैक्टिकल हटा दिया, विभव मापी के अनुप्रयोग, अल्प प्रतिरोध का मापन। बिल्कुल चैप्टर 6 इसमें देखो यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हटा दिया। चलो ये कोई बात नहीं, चैप्टर 6 में इसको हटाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ये वाला चैप्टर प्रैक्टिकल से रिलेटेड ज़्यादा है, ठीक है। अब और ये वाला प्रैक्टिकल है जो आपका, ये वाला प्रैक्टिकल आपके है भी नहीं है ये वाला प्रैक्टिकल आपके फाइनल प्रैक्टिकल में भी नहीं है, ओनली थ्योरी थी इसकी। तो चलो इसको हटा दिए, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और साइक्लोट्रॉन। अब दिशा है तो इस दिशा से संबंधित इसमें क्या है, 6 या 7 रूल हैं, लगभग 7 रूल हैं शायद। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं, कैसे उसको ज्ञात करते हैं, और साइक्लोट्रॉन, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो इन्होंने बिल्कुल हटा दिया। और साइक्लोट्रॉन बीएससी जो आगे स्टूडेंट्स करेंगे उनको स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, बीएससी में आगे आएगा, फुल डिटेल से आएगा। मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की, उसमें भी आया था ये। जो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करोगे उसमें भी आएगा साइंस में ये वाला टॉपिक। तो ये वाला टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते, इन्होंने काट दिया तो काट दिया। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लो, तो इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और साइक्लोट्रॉन, तो इसमें राइट हैंड रूल और बहुत कुछ है, यानी कि इसकी डायरेक्शन निकालने की, दिशा निकालने के। तो आपको ये वाले टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए आज से भी इंपॉर्टेंट है। फिर चैप्टर नंबर 8 आता है, तो 8 नंबर चैप्टर आपका लगभग 60-70% हटा दिया इन्होंने। प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक, बल रेखाएं, चुंबकीय द्विध्रुव, द्विध्रुव आघूर्ण, तीव्रता, एक समान में बल आघूर्ण, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, फिर विशिष्ट उपयोगों के लिए चुंबकीय पदार्थों का चयन और उनका तुलनात्मक अध्ययन। यानी आप ऐसे कह सकते हो 80% आपका ये वाला चैप्टर कम कर दिया इन्होंने, हटा ही दिया है 8वां जो चैप्टर है। तो 8वां चैप्टर आपका हट चुका है, 5वां चैप्टर भी आपका लगभग इन्होंने हटा दिया है। लेकिन देखो, अगर आप मैग्नेटिज्म पढ़ते हो या चुंबकत्व वाला पढ़ते हो पोर्शन, तो उसका बिल्कुल बेस है। इंग्लिश मीडियम वाले टॉपिक के नाम देखो, नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड लाइन, डाइपोल, डाइपोल मोमेंट, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और टॉर्क आ गया इसमें। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स और इनके यूजेस, सब कुछ, डाया मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक इसमें आते हैं, वो सब कुछ हटा दिया है। और ये वाला जो टॉपिक है ना, जब आपको पता है फिजिक्स की ये अलग से ब्रांच है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिज्म का बिल्कुल बेस है ये। जब आपको ऐसे नहीं पता कि मैग्नेट क्या होती है तो मैग्नेटिज्म पढ़ोगे कैसे, ठीक है। उसमें क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती हैं, किस प्रकार जनरेट होती हैं, कैसे इनका यूज़ है, किस प्रकार ये इंटेंसिटी होती है इनकी, सब कुछ पढ़ने वाला था लेकिन इन्होंने हटा दिया है। आप ऐसे मत सोचना कि सर सब कुछ ऐसे कह रहे हैं, भी हटाया क्यों है। और मैं आपको बार बार, मेरा एक ही मोटिव है कि आपके मन में ये चीज़ बैठ जाए कि हमें सिलेबस सारा करना है, क्योंकि बच्चों आपकी फिक्र मुझे भी है, और तभी मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बाद में आप पछताओगे। अब आप हो सकता है आपको अच्छा लगे भी हाँ इतना कुछ कम हो गया, लेकिन बाद में आप पछताओगे। आपका ये बहुत ही ज़्यादा यानी कि काम आएगा आगे, ठीक है। फिर 10th चैप्टर है, 10th चैप्टर में क्या है, शक्ति गुणांक और वाट इन धारा। चलो ये छोटे टॉपिक थे, डेफिनेशंस थी, इनको हटा दिया। पावर फैक्टर और जो आपके क्या है इसमें दिया हुआ है चैप्टर नंबर 10 वाटलेस करंट, ये वाला टॉपिक हटाए हैं। तो कोई बात नहीं, ये तो चलते हैं 10 चैप्टर। 9 नंबर चैप्टर आपका छोड़ दिया है बीच में, 9 नंबर चैप्टर आपको कंप्लीट ही करना होगा। फिर 11 आ जाओ, ठीक है। 11वां चैप्टर किरण प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में देखो इन्होंने क्या कुछ कर दिया, सारी ऑप्टिक्स खत्म कर दी। ये 2 चैप्टर आपके ऑप्टिक्स के हैं, यानी प्रकाशिकी जिसको बोल देते हैं, फिजिक्स की ब्रांच है प्रकाशिकी। तो अब इस ऑप्टिक्स के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। मैं आपको कह रहा हूं कंपटीशन में ऑप्टिक्स के बिना नहीं जा सकते। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन,
ठीक है। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, मिरर फॉर्मूला, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, गोलीय सतह से अपवर्तन, प्रकीर्णन, इंद्रधनुष, मानव नेत्र, नेत्र दोष निवारण। मतलब आपका लगभग 60 से 70% चैप्टर ये वाला हटा दिया गया है, ठीक है, जो कि ऑप्टिक्स का बेस है। फिर इसमें ध्रुवण, यानी ये वाला जो टॉपिक है ना, ये सारा आपका ध्रुवण या पोलराइजेशन का बिल्कुल हटा दिया गया है। ध्रुवण का जो टॉपिक है ना इस चैप्टर में, ये सारा आपको हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो ध्रुवण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो ऑप्टिक्स आपकी लगभग, मैं अगर दोनों चैप्टरों को मिला के कहूँ तो 60% के करीब दोनों चैप्टर को मिला के हटा दी गई। ऑप्टिक्स ओनली 40% आपका बचा हुआ है, ठीक है। अब आप इंग्लिश मीडियम वाले देख लो क्या है इसमें। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला तो बेस है, आप देखो मिरर फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में। तो मिरर फॉर्मूला एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक फॉर्मूला है और आगे सारे फॉर्मूले इससे ही आगे जनरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक है। फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इससे रिलेटेड इसकी इंसिडेंट्स है बहुत सारी, वो सब कुछ, ह्यूमन आई, लाइट, रेनबो, सब कुछ हटा दिया। और जो 12 चैप्टर है उसमें पोलराइजेशन का टॉपिक है, तो वो आपका सारा कंप्लीट इसमें से हटा दिया। जो 12 चैप्टर है ना उसमें 2 मेन टॉपिक हैं, एक इंटरफेरेंस है और एक पोलराइजेशन, मतलब एक व्यतिकरण है और एक आपका ध्रुवण है, ठीक है। व्यतिकरण, विवर्तन भी है और ध्रुवण भी है, तो उसमें एक पोर्शन इन्होंने हटा दिया है। फिर आ जाओ चैप्टर नंबर 13 पर, ठीक है, 13 नंबर चैप्टर पर। तो इसमें द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य है, द्रव्य तरंगों से संबंधित इसका सिद्धांत आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा द्रव्य तरंगों, और वो वाला फॉर्मूला जो अगर जिस बच्चे ने ये वाला चैप्टर कर रखा है 12.27/√v, ये द्रव्य तरंगों से संबंधित डी ब्रोगली का फॉर्मूला था, इलेक्ट्रॉन के लिए था। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ इससे अपने फाइंड करते हैं। तो ये वाले फॉर्मूले ये सब कुछ हटा दिया और यहाँ से 100% आप उठा के देख लो क्वेश्चन नीट और IIT में आया हुआ है। इस बार भी आया था, इस बार भी क्वेश्चन आया था नीट में, मैंने ये क्वेश्चन खुद देखा है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो द्रव्य तरंगों और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत हटा दिया, डेविसन जर्मर का प्रयोग। यानी इसमें 13 चैप्टर में अगर इंग्लिश मीडियम में बात करूं तो वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड ऑफ डिफरेंट पार्टिकल, डेविसन जर्मर और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये हटा दिया। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 और 15 मैंने आपको करवा दिए हैं ये वाले। तो इसमें तो देखो चैप्टर नंबर 14 में है, चलो इसमें तो ओनली लास्ट टॉपिक हटाया है, आप ऐसे कह सकते हो भी 10% इसका हटाया, 90% ये वाला पढ़ा ही है। जो बिल्कुल लास्ट टॉपिक था ना वो वाला टॉपिक हटा दिया है। चलो ये तो कोई बात नहीं। और ये टॉपिक 2020 में आया भी था, 2020 के पेपर में ये वाला टॉपिक जो आया हुआ है, ठीक है, चलो इस बार हटा दिया। अब बात आती है 15वें चैप्टर की। मुझे सबसे हैरानी यहाँ पे हुई 15वें चैप्टर में, और ऊपर भी चलो 5वें चैप्टर की तरह 15वें चैप्टर में भी हैरानी हुई भी। नाभिकीय बल क्या होते हैं, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा रेज, उनके गुण, रेडियो एक्टिव क्षय का नियम यानी रदरफोर्ड सोडी का, अर्धायु, माध्य आयु, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, इसका परिवर्तन। मतलब आप कह सकते हो कि 80% ये चैप्टर कर दिया उन्होंने खत्म। लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स जो होती है वो स्टार्ट ही इससे होती है बच्चों। न्यूक्लियर फिजिक्स का पोर्शन ही आपके इतना है, और न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड कंपटीशन में 3 से 4 क्वेश्चन आपके आते हैं, नीट में भी आते हैं, IIT में भी आते हैं। और आगे जो नेक्स्ट आप पढ़ोगे BSc जो स्टूडेंट करेंगे वहाँ पे न्यूक्लियर की अलग से बुक लगती है, और वो बुक आपको तब समझ आएगी जब आप इनको पढ़ोगे। अब अल्फा बीटा गामा रेज डायरेक्ट आप BSc में जाके या बड़ी क्लासों में या कंपटीशन में जाके कैसे समझ सकते हो, तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। तो ये वाला हो गया, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम में बता देता हूँ, न्यूक्लियर फोर्स ये सारा आप पढ़ लेना इंग्लिश मीडियम वाले, ये वाले टॉपिक हटे हैं यहाँ पर। अब चैप्टर नंबर 16 आता है। तो 16 नंबर चैप्टर में आपके क्या है कि ज़्यादा कुछ नहीं हटाया हुआ, लगभग सारा चैप्टर है इसमें। एक तो विशिष्ट प्रयोजन डायोड, यानी जो स्पेशल पर्पस डायोड है, इसमें LED आ जाता है, जेनर डायोड वगैरह सब कुछ आ जाते हैं, वो करेंगे। जेनर फोटो डायोड, प्रकाश उत्सर्जन, ये आगे नाम दिए हुए हैं इनके, यानी कि स्पेशल पर्पस डायोड होते हैं ये। स्पेशल पर्पस डायोड, जेनर, फोटो, लाइट मीटिंग, LED वगैरह, ठीक है। तो ये भी वैसे तो बेसिक टॉपिक हैं फिजिक्स के भी। LED कैसे काम करती है, LED जो लाइट होती है वो कैसे जलती है, वो एक डायोड होता है, वो अपने पढ़ेंगे इसमें कैसे होता है। तो चलो इनको पढ़ेंगे। फिर चैप्टर नंबर 17 है। तो 17 में भी कोई ज़्यादा यानी हटाया नहीं हुआ पोर्शन। 17 में आप मान सकते हो 20% पोर्शन हटाया है, ठीक है। विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट है, और लास्ट में चैप्टर के नैनो तकनीकी है, नैनो टेक्नोलॉजी। 2 टॉपिक बिल्कुल छोटे छोटे हटा दिए हैं, बाकी सारे चैप्टर वैसे
रखे हैं इन्होंने, ठीक है। तो ये बच्चों आपके चैप्टर के टॉपिक थे। और इसमें देखो सबसे ज़्यादा लॉस जो आपको, अगर आपने 5वां चैप्टर छोड़ दिया और 8वां चैप्टर और 15 नंबर चैप्टर और ऑप्टिक्स, आपकी लगभग 5-6 चैप्टर ऐसे हैं जो बड़े थे, वो बिल्कुल ही इन्होंने हटा दिए हैं। तो आपको इन पर कोई ऐसे नहीं रखना अपने मन में भी ये वाले हमें कैसे होगा, सॉरी इसमें क्या है कि जो अपने टॉपिक हैं हमें तो सर वही करने हैं जो सिलेबस से सिलेबस में हैं, बाकी नहीं करने, वो सारा कुछ आपको ऐसा नहीं करना। बाकी देखो आगे प्रैक्टिकल है, ये प्रायोगिक परीक्षा प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल में सारे वही हैं, प्रैक्टिकल में कुछ भी उन्होंने कम नहीं किया हुआ, सारे प्रैक्टिकल वही हैं, सेम ही, ठीक है। इसमें आपको अगर मान लो यहाँ पे मुझे दिख रहा हो अगर, तो इसमें आपको बता सकते हूँ मैं कि जो आपको मैंने अभी ऊपर बताया था ना, कार्बन प्रतिरोध, कार्बन रेजिस्टेंस, तो उसका प्रैक्टिकल भी यहाँ पे होता है कि इसमें नहीं है शायद, वो वाला भी इन्होंने प्रैक्टिकल हटा दिया। वो 1-2 प्रैक्टिकल, बाकी लगभग सारे प्रैक्टिकल सेम ही हैं। प्रतिरोध ज्ञात करना, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। अब देखो ये पहला प्रैक्टिकल है, विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचकर दिए तार का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता निकालना। तो अब देखो प्रैक्टिकल में तो ये दे दिया, लेकिन थ्योरी में ये टॉपिक हटा दिया उन्होंने, प्रतिरोध भी हटा दिया, रेजिस्टेंस भी हटा दिया और रेजिस्टिविटी भी। लेकिन यहाँ पे ओम्स लॉ लगा के, ओम का नियम लगा के आपको क्या करना होता है, प्रतिरोध निकालना होता है प्रैक्टिकली। तो अब प्रैक्टिकली जब आपने थ्योरेटिकली फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो प्रैक्टिकली उसको कैसे कर सकते हो आप। तो वही चीज़ है कि आपको टॉपिक छोड़ने के लिए भी कहा है, सिलेबस कम करने के लिए भी, लेकिन वही टॉपिक आपको प्रैक्टिकल में भी डाल रखे हैं, ठीक है ना। तो आपको कोई भी ऐसा नहीं समझना बच्चों कि सर सिलेबस कम हो गया, बहुत अच्छी बात है, खुशी नहीं मनानी इसकी। मेरा हर बार आपको यही कहना है कि आपका सिलेबस है वो आप कंप्लीट करो, अगर आप अच्छे रहने चाहते हो, आगे अपनी स्टडी को बेटर बनाना चाहते हो, अपनी नींव को मजबूत करना चाहते हो, ठीक है। बाकी इसमें क्या है कि जो आपके पेपर हैं वो वही 56 नंबर का, प्रैक्टिकल 30 का, 17 अंक जो आपके स्कूल से जाते हैं वो 14 नंबर, बाकी सारा कुछ वही है, सारा कुछ सेम है पैटर्न। बस सिलेबस इन्होंने ये वाला कम किया है। और मेरा सिलेबस कम करवाने को बताने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जो बच्चे इससे पता नहीं है वो इससे इन्फॉर्मेशन ले लें। हाँ 12वीं क्लास के लिए आप क्या कर सकते हो, इन सिलेबस को इतना तैयार कर सकते हो। 12वीं क्लास के लिए तो इतना ही करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पर इतना ज़्यादा माथा मारने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन वो टॉपिक आपके तैयार होने चाहिए अगर आप कल को कंपटीशन में या बीएससी करना चाहते हो तो, ठीक है। तो ये बच्चों आपको मैंने सारा कंप्लीट सिलेबस बता दिया है। अब मैं जो सिलेबस करवाऊंगा आपको दोबारा, तिबारा और चौबारा, हाँ यानी बहुत बार मैं कह चुका हूँ कि कंप्लीट सिलेबस मैं करवाऊंगा। हाँ अब आपके पेपर अप्रैल मई में हो सकते हैं, ठीक है। तो अपने तभी थोड़ा सा क्या है कि अब मैंने स्पीड स्लो कर रखी है, थोड़ी सी स्पीड अब इंक्रीज़ करूंगा क्योंकि मेरे पेपर थे, वो आपको मैंने रीज़न बताया हुआ है। मैंने आपको जनवरी तक का कहा हुआ था, जनवरी के एंड तक अपने कर लेंगे, फरवरी मार्च अपने पास बच जाएगा, अप्रैल में भी पेपर हो अगर तो 2 महीनों में बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है ना। तो अपने बहुत ही अच्छे तरीके से सारा सिलेबस करना है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और आज जो वीडियो आएगी आपकी नेक्स्ट, वो आपकी क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आज वाली वीडियो है न्यूमेरिकल से रिलेटेड वीडियो है, जो आपको समांतर और श्रेणी क्रम में मैंने करवाया हुआ है, तो वो वीडियो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए एक ही बनाई है मैंने। इंग्लिश की टर्म भी उसमें बताई है और हिंदी की टर्म भी मैंने उसमें बता रखी है। तो वो वीडियो आप इंग्लिश और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट देख लेना, थंबनेल में भी लगा दूंगा मैं कि पार्ट जो 12 है वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए कंबाइन है, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स। और सिलेबस कंप्लीट करना है एक बार फिर।